नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। 2024 के चुनावी रण का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कब कहां चुनाव होंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे आपको न्यूज नाइट में। साथ ही साथ बात होगी कि कितने तैयार हैं सियासी दल इन चुनावों को लेकर और क्या है उनकी तैयारियां। विशेष चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का दक्षिण भारत का दौरा किन मायनों में रहा है, विशेष दिखाएंगे इससे जुड़ी हुई खबर। वहीं बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। विस्तार से दिखाएंगे ये खबरें भी। अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। 7 चरणों में होंगे चुनाव। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होगी वोटिंग। मतगणना 4 जून को। 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के लिए हम तैयार। सुशासन और सर्विस डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जाएंगे जनता के बीच। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 चरण में होंगे मतदान। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के बाद होंगे विधानसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाता, 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम मतदाता। पूरे देश में पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठे दे सकेंगे वोट। 40% से ज्यादा दिव्यांगता वालों को भी मिलेगी यह सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत। तेलंगाना और कर्नाटक की रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक को कांग्रेस ने बनाया अपना फैमिली एटीएम। राज्य सरकार से त्रस्त है जनता। बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। कविता को दिल्ली की अदालत में किया गया था पेश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार को ईडी ने किया था गिरफ्तार। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के समन की अनदेखी का मामला। भाजपा ने कहा, समन को अवैध बताने वाले केजरीवाल को आखिरकार लेनी पड़ी जमानत। दिल्ली पहुंचा संदेश खाली का मामला। महिलाओं का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राज्य सरकार और प्रशासन पर लगाया दोषियों के साथ मिली भगत का आरोप। तो 2024 के चुनावों का शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। और आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर चुनाव के महाकुंभ में शामिल होने के लिए तैयार है और इसी के साथ लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी शंखनाद हो गया है। लोकतंत्र के रंग यहाँ उभरते हैं और सभी हिस्सों का इसमें समावेश होता है। चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक बढ़ाएगा। इसी वायदे के साथ चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई,
चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96, पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और सातवें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। फेज सिक्स्थ में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May. Last phase, seventh phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June. 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी। जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है उनके पास फॉर्म पहुंचाया जाएगा अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं। पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसमें सिक्किम की 32 विधानसभा सीट, उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों, अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों और आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव कराए जाएंगे। आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी। सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल। उड़ीसा में फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13 मई। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार 96.88 करोड़ मतदाता वोट डाल पाएंगे। इनमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इन मतदाताओं में 49.72 करोड़ पुरुष, 47.15 करोड़ महिलाएं और 48,044 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं में 88.35 लाख शारीरिक रूप से अक्षम, 1.85 करोड़ मतदाता 80 साल से ज्यादा और 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ज्यादा की उम्र के भी हैं, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनावों में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 22 राज्यों में मात्र 1 चरण में चुनाव होंगे, तो 7 चरणों में 3 ही राज्यों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचें और अपनी मनपसंद सरकार को चुन सकें। अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन विनय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपके भी जहन में होगा कि आखिर आपकी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, जो आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर किस दिन वोटिंग होनी है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान किया है, तो हम आपको बताते हैं कि कब किस राज्य में और किस तारीख पर किस सीट पर चुनाव होंगे। तो पहला चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरा चरण
का ये सातों चरण दरअसल आपको बताए जा चुके हैं। 4 जून को मतगणना होगी। और पहले चरण में 102 सीटें 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 89 सीटें 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 94 सीटें 7 मई को, चौथे चरण में 96 सीटें 13 मई को, पांचवें चरण में 49 सीटें 20 मई को, छठे चरण में 57 सीटें 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को वोटिंग होगी। 57 सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। और पहला चरण में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में भी 8 सीटें 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 10 सीटें 7 मई को, चौथे चरण में 13 सीटें 13 मई को, पांचवें चरण में 14 सीटें 20 मई को, छठे चरण में 14 सीटें 25 मई को और सातवें चरण में 13 सीटें 1 जून को। ये उत्तर प्रदेश के 7 चरणों का हिसाब है। पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे तो 3 सीटें होंगी 19 अप्रैल वाले पहले चरण में, 3 सीटें ही 26 अप्रैल को दूसरे चरण में, 4 सीटें 7 मई को तीसरे चरण में, 8 सीटें 13 मई को चौथे चरण में, पांचवें चरण में 7 सीट 20 मई को वोटिंग होगी, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी 8 सीटों के लिए और सातवां चरण 9 सीटों के लिए होगा 1 जून को आखिरी। बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 सीटें 19 अप्रैल को पहले चरण में, दूसरे चरण में 5 सीटें 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 5 सीटें 7 मई को, 5 ही सीटें चौथे चरण के लिए भी 13 मई को, 5 ही सीटें पांचवें चरण के लिए भी 20 मई को, छठे चरण में 8 सीटें 25 मई को और 8 सीटें सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे। 5 सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 8 सीटें, तीसरे चरण में 11 सीटें, चौथे चरण में 11 सीटें और पांचवें चरण में 13 सीटें 20 मई को। तो यहां 19 अप्रैल से 20 मई तक। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे 19 अप्रैल से 20 मई तक। पहले 19 अप्रैल को 1 सीट, 26 अप्रैल को 1 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 1 सीट और 13 मई को चौथे चरण में 1 सीट, पांचवें चरण में भी 1 सीट 20 मई को। और पहले चरण में ओडिशा में 4 चरणों में होंगे। ओडिशा में पहले चरण में 4 सीटों के लिए 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 5 सीटें 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 6 सीटें 7 मई को और 7 सीटों के लिए 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा। तो 19 अप्रैल से 13 मई तक ओडिशा में। मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में चुनाव होगा। 6 सीटें 19 अप्रैल को, 7 सीटें 26 अप्रैल में, 8 सीटें 7 मई को, 8 सीटें ही 13 मई को। और झारखंड में 4 चरणों में होगा। 4 सीटें पहले चरण में, दूसरे चरण में 3 सीटें, तीसरे चरण में 4 सीटें और चौथे चरण में 3 सीट के लिए। तो 19 अप्रैल से 13 मई तक। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में, पहले 19 अप्रैल को 1 सीट के लिए, दूसरे चरण में 3 सीट के लिए और तीसरे चरण में 7 सीट के लिए 19, 26 और 7 मई को। असम में भी 19, 26 और 7 मई को, पहले चरण में 5 सीट, फिर 5 सीट और तीसरे चरण में 4 सीट। कर्नाटक में 2 चरणों में 14 सीट पहले 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 14 सीटें 26 अप्रैल को। इसी तरह राजस्थान में 12 सीटें 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए। त्रिपुरा में पहले चरण के लिए 1 सीट 19 अप्रैल को, दूसरे चरण के लिए भी 1 सीट 26 अप्रैल को। तो ये कुछ प्रमुख राज्यों की झलकियां रही हैं, कहाँ कितने चरणों में और कितने सीटों के लिए वोट होगा। फिलहाल आगे भी इससे जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे। हमारी चर्चा भी शामिल होगी कि आखिर कितने तैयार हैं सियासी दल इन चुनावों को लेकर। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है।
वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वहीं होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब चर्चा करेंगे चुनावों के ऊपर कि कितने तैयार है सियासी दल, और विशेष का आज हमारा विषय भी यही है, बजा चुनावी बिगुल कितने तैयार सियासी दल। बजा चुनावी बिगुल कितने तैयार सियासी दल, आज का हमारा ये विशेष है। और हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आपसे उनका परिचय कराएं। डॉक्टर शतरूपा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शतरूपा, बहुत स्वागत है आपका। दीपक झा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक साहब, बहुत स्वागत है आपका। तारिक खान साहब, स्वागत है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। और राजेश तिवारी जेडीयू के नेता हैं। राजेश तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। दीपक झा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें इस चर्चा के लिए तैयारियों पे। जब अगस्त में इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी, तब ये बात कही गई थी कि तब तक यानी कि चुनावों के आने तक एक अच्छा सा गठबंधन तैयार हो जाएगा और हर राज्य में आप बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ टक्कर लेने लायक स्थिति में दिखेंगे। आपको लगता है कि ये स्थिति बन पाई है? कहाँ खड़ा है गठबंधन आज आपका? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आप दिखाई नहीं देते गठबंधन करते हुए, बहुत जगहों पर ये टूट दिख रही है। निखिल जी, सबसे पहले मैं आपके ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूँ। इंडी गठबंधन नहीं था, इंडिया गठबंधन। जो आपकी इच्छा हो वो कहिए, लेकिन गठबंधन की रूपरेखा बता दीजिए। रूपरेखा नहीं, आप लोग अपना देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पार्टी मत बनिए। नहीं, मैं क्यों पार्टी बनूंगा? आप बताइए। इंडी के बाद गठबंधन लगा रहा हूं, मैं अपने आप को लेकर क्लियर हूं। आप उसको इंडिया कहिए, भारत कहिए, वो आपकी इच्छा है। मैं इंडी कह रहा हूं, इंडी ही कहूंगा। नहीं तो आप जो कहिए तो एक गलत कहेंगे ना। नहीं, मैं गलत कैसे कहूंगा? INDIA। पहले मैं आपको दुरुस्त करूंगा कि आप गलत पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरी पत्रकारिता पे आप देखिए सवाल मत उठाइए। मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप बताइए। मैं कह रहा हूं, आप उसका आप चलिए इंडिया का हमको बताइए। इंडिया गठबंधन आपकी बात कर रहे हैं, इंडिया का हमको पूरा फुल फॉर्म बताइए और उसके बाद बताइए कि लास्ट में क्या आता है। नहीं, आप इंडिया गठबंधन को लास्ट में क्या आता है? अलायंस आता है ना। हाँ, तो अलायंस मतलब गठबंधन, तो इंडी गठबंधन कह रहा हूं, गलत कहां है? आप देखिए, वक्त जाया मत करिए सर, वक्त जाया मत करिए इस पे। दीपक जी, आपका गठबंधन कहाँ खड़ा है, इस पे बताइए। दलाली करते हुए देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, आपके चैनल पे आने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे मेरी पार्टी को कोई शौक नहीं। इस तरीके से दलाली करना भाजपा के लिए पत्रकार। आपने आते ही हमको दलाल बता दिया, चैनल पर दलाली करने के लिए। आपसे सवाल पूछा गया है, आपका गठबंधन कहाँ खड़ा है, आप उसको बताइए। सीधा सवाल है, कई राज्यों में आपका गठबंधन दिख नहीं रहा है। पूछा था अगस्त से लेकर के, आप उसका जवाब देने के बजाय हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन आपको नहीं दिखेगा, भस्मासुर आपको दिखता है। नहीं, हमें नहीं दिखेगा। कहां दिख रहा? आपको खुद बताना है, इसीलिए आपको बुलाया। आप खुद बताइए। मैं चलिए, खैर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन आपके ज्ञान को दुरुस्त कर दिया। बिल्कुल करिए दुरुस्त। बिल्कुल, देखिए, हमारा गठबंधन बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार मुद्दों से लोगों को भ्रमित कर रही है, हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी, महंगाई और पर्चा लीक हो रहा है आजकल, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं जनता के बीच। हमारे काम की बात हुआ है, भाजपा इन मुद्दों पे जवाब दे, ना कि नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों पे बरगलाए लोगों को कि हमने अच्छे दिन का सपना तो दिखाया था। देखिए, आपने इतनी देर बहस करने के बाद आप उसके बावजूद सवाल का जवाब नहीं दिया। दीपक जी, आपने
सवाल ये था कि गठबंधन आपका कहां खड़ा हुआ है, और जब अगले राउंड में आते तो आप उनको बताते। अभी तो पहला जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर बीजेपी को भी जो कुछ कहना हो आप वो कह डालिए। सवाल का जवाब तो दे दीजिए। निखिल जी, मैंने कहा इंडिया गठबंधन जो है, हमारा अलायंस जो है, मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में तैयार है, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। अब अनाउंस चुनाव का हो गया, कैंडिडेट्स का भी हो रहा है, और आगे चल के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, डेट्स नजदीक आती जाएंगी, और हम लोग उसी तरीके से अनाउंस करते जाएंगे। इसमें बड़ी बात क्या, मुद्दा ये नहीं है कि हम कितने तैयार हैं, हमने कितनी सीट अनाउंस करते। मुद्दा ये होना चाहिए कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में कितना झूठ बोला, भाजपा सरकार ने 10 सालों में लोगों का कितना बेवकूफ बनाया। वो तो आप जाएंगे जनता के बीच में, वो तो आप जाएंगे जनता के बीच में, तो रखिएगा वो सवाल। लेकिन अभी तो ये पूछा जा रहा है, आज पहला दिन है, आज चुनाव अनाउंस हुआ है, ये आपसे पूछा गया आप कितने तैयार हैं, किन राज्यों में आप साथ खड़े हैं। आपने अगस्त में कहा था हम सब साथ लड़ेंगे, अभी वो दिखाई नहीं देता। सवाल पूछ रहे हैं, आप इधर उधर का जवाब दे रहे हैं। नहीं देखिए, अब भाजपा में आपने सवाल पूछा नहीं कि भाजपा के, चलिए ठीक है, यानी आपकी बारी खत्म हुई है, भाजपा पे जाएं। अब आप भाग गए, ठीक है, आपकी बारी खत्म हुई, अब भाजपा पे जाते हैं। आपकी बारी खत्म हुई, आपने जवाब दे दिया। शत्रुपा जी ये कह रहे हैं कि गठबंधन से ज्यादा इस बात की बात करें कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा। तो गठबंधन से आप कितने परेशान हैं और मुद्दों को लेकर के कितने तैयार हैं? निखिल जी, गठबंधन तो इंडिया अलायंस है, आपने बोला तो ये भड़क पड़े आपके ऊपर, और आप दूरदर्शन है, आप कोई प्राइवेट चैनल भी नहीं हो कि ये भड़क पड़ के यू कैन से दैट सम पार्टी इज इन्फ्लुएंसिंग यू। ये तो हो नहीं सकता, ये तो नेशनल है, ये तो सरकार का है। तो वैसे भी ये तो दिख रहा है कि इन लोगों का तो तैयारी है ही नहीं, ये पूरा का पूरा इतना चिड़चिड़ा हुआ है, एकदम हारे हुए शुरू से ही है। आज सिर्फ चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद होगा अपना प्रिपरेशन होगा, वो कहीं नहीं बता पाएगा कि कौन सा स्टेट में उनका अलायंस है या नहीं है। तो हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, हम चिंता भी नहीं करते। आपने पूछा तो मुझे मेरा वक्त थोड़ा सा जाहिर हो गया। मैं ये बता दूं आपको कि एक मुद्दा जो होगा पूरा देश भर में, 3 मेन इशू होगा कि हमारा नेता, हमारा नीति, हमारा नियत। हमारा नेता तो आप सबको ही जानते हैं, हमारा नरेंद्र मोदी जी है, जिनका वो हम लोग अभी टीना फैक्टर जो बोल रहे हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, TINA, ये फैक्टर हम बीजेपी एंजॉय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के जरिए। दूसरा ये है कि हमारा नियत पूरा साफ है कि हम जो भी प्रॉमिस करते हैं, हम जो भी मुद्दे लेके आते हैं वो पूरा करते हैं। आप सोचिए, आर्टिकल 370 हो या राम मंदिर हो या CAA हो या फिर महिलाओं के वो जो मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक हो, जो भी हमने प्रॉमिस किया था, हमारा जो मैनिफेस्टो में था, हम 10 साल में जब मौका मिले हम वो पूरा किया है। तीसरी बात यह है कि हमारा नीति क्या है, हमारा आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी हमारा साफ है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम देश को जैसे हम चांद पर भी पहुंचाए हैं, हम पृथ्वी पे हम उसको 3rd इकोनॉमी में ले आए, 3rd वर्ल्ड से 3rd इकोनॉमी में ले आए, और बहुत सारे हैं, मैनिफेस्टो भी होगा। हम पूरा का पूरा अगर इशू यहाँ पे होगा तो बाकी लोग कोई बोल नहीं पाएगा। ये हमारा 3 मेजर इशू है। बाकी ये है कि हमारा प्रेपरेशन क्या है। देखिए, हमारा 2 लिस्ट ऑलरेडी निकल चुका है, शायद आपको खबर होगा कि आज रात में CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी बैठेगा। कल तक हमारा फाइनल लिस्ट निकल आएगा कि जो जहां भी हमारा सीट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ वो कल तक हो जाएगा। तो हम जितने भी डिक्लेयर हुआ है वो तो मैदान पे उतर चुका, हम लोग तो पूरा का पूरा कैंपेन कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा, ये मेरा लास्ट लाइन होगा प्रॉमिस, कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा देश का दौरा लिया, वो 11 तारीख तक ही वाज ऑन टूर, और बहुत सारे उन्होंने जो बाकी जो भी थोड़ा सा फाउंडेशन ले करना था बाकी था वो सब कट चुका। अभी हमारा 3rd फेज आने वाला है। ठीक है। सवाल आपसे ये भी था कि गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है, वो अगले राउंड में बताइएगा। जी कोई नहीं, ठीक है। मैं तारिक खान के पास आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तारिक खान, जिस तरह से गठबंधन की जब चर्चा होती है, आपने देखा है कि कांग्रेस ने एक के बाद एक कई सारी गारंटी दी हुई है। आप लोग कह रहे हैं कि PDA आपका एक एजेंडा दिया है अखिलेश यादव ने, उसके साथ मिलकर। आपको लगता है कि किस
किस तरह से आपका कितना वायबल होगा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए, और किस तरह से तैयार है आप? देखिए, आज भी हमारी लिस्ट आई है, हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो हमारी एक तरीके से फॉर्मूला दिया अखिलेश जी ने, पीडीए, उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। हमने जो जातिगत जनगणना है उसकी बात की है, सामाजिक न्याय आए उसकी बात की है, हमने ओपीएस की बात की है, एनपीएस खत्म करेंगे, ओपीएस लेके आएंगे। हम जनता को ये बताना है कि हम आएंगे तो आपको क्या देंगे। आपने 15 लाख करोड़ अमीरों के माफ कर दिए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो केकेसी होती है उसको बड़े पैमाने पे माफ करेंगे, और जो अग्निवीर जैसी आपने योजना जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है उसको हम खत्म करेंगे। और इस तरीके की कई फैक्टर्स हैं, जैसे सरकारी नौकरियां हैं उनको लेकर आएंगे। 9 लाख पद सिर्फ केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसी में खाली। तो इनकी जो गारंटी थी वो एक बार 14 में इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इनके आने के बाद ही गैस सिलेंडर 2 रुपए में बिकने लगा था, शायद ऐसा हुआ। तो झूठ का बहुत बड़ा एक पैमाना है, झूठ की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। न नेता है न नियत है। नेता इनका है सीबीआई और ईडी, और उसकी नीति क्या है? नीति यह है कि भेजो, डराओ और चंदा लो। तो नेता, आपका जो नेता वो होता है जिसके पीछे आपको, तो पीछे तो आप ईडी से तो जो हमले बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो हमले तारिक साहब बीजेपी वाले कर रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद को लेकर के, कैसे जनता को समझाएंगे, कैसे निपटेंगे इससे? प्रधानमंत्री ने डिफिनीशन दी कि परिवारवाद तभी हुआ जब पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी एक पर्टिकुलर उस खानदान से या उसी के परिवार से कंट्रोल किया जाए। किस किताब की है ये डिफिनीशन? क्या प्रधानमंत्री की जो डेफिनेशन है उन्होंने कह दिया वही माना जाएगा? परिवारवाद की डेफिनेशन ये है कि किसी को भी फायदा पहुंचाना, अपने परिवार के लोगों को, वो परिवारवाद हुआ। आप अमित शाह के बेटे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये परिवारवाद है। आपने तमाम लोग, सुषमा स्वराज, इन लोगों के बेटियों को टिकट दिया, एक लंबी लिस्ट है जिसमें परिवार के लोगों को आप आगे जाए, ये परिवारवाद है। परिवारवाद ये है कि आप इल्लीगल पैसा लेकर, ईडी सीबीआई का धमकी देकर और लोगों से पैसा लेते हैं, ये परिवारवाद है। इस तरीके से जो आप ठीक है आप वैसे बहुत सारी चीजें इसमें जो है बीजेपी प्रवक्ता कहेंगी इलीगल पैसा लेकर के और धमकाया जा रहा है, ये सारी बातें अभी कहीं कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन आप, ठीक है, राजनीतिक दल है, आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। राजेश तिवारी जी, आपको लगता है कि जो आप लोग पहले इंडी के साथ आपने शुरुआत की थी और अब आप एनडीए के साथ में है, फर्क क्या है दोनों के बीच में, और क्यों आपको लग रहा है कि इनके साथ में जाना बेहतर होगा? देखिए, फर्क तो साफ दिख रहा है। सबसे पहले थोड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो स्टार्ट किए, और जिस तरह से आज के डेट में हर कांग्रेस का प्रवक्ता का टीवी चैनल पर यही स्थिति है, बौखलाहट। आज से जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व जो शुरू हुआ है, आज पूरा देश उत्सव मना रहा है। पूरे देश में पहली बार जो युवा जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं वे शुरू है, क्योंकि हमारा जो एनडीए गठबंधन वो शुरू से काम करता है, तो इसलिए उत्साहित है। जो लड़का पढ़ा रहता है वो परीक्षा का डेट जब घोषित होता है तो और उत्साहित होता है, और जो नहीं पढ़ा रहता है वो नर्वस हो जाता है। वो अच्छा भी बात बोलिएगा तो उसको जो है बुरा लगना ही है। और जो ये दीपक झा जी जो बोल रहे थे इंडी गठबंधन पर वो राज कर कि आप पूरा नाम बोलिए। आप ये बताइए, आपके नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी को शॉर्ट नेम से कांग्रेस के लोग क्या बुलाता है, युवा कांग्रेस के लोग क्या बोला, आरजी। तो क्यों नहीं आपको पूरा राहुल गांधी ही बोला जाता है? आरजी क्यों बोला जाता है? यहाँ तक कि कांग्रेस का नहीं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम है उसको सिर्फ कांग्रेस से शॉर्ट नेम से बोला जाता है। और अगर बात है इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन के फाउंडर और मेन जो रीढ़ थे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जिनका एक विचारधारा था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का ढुलमुल रवैया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रह गई बात है कि ये चुनाव जो आ रहा है, आने वाले चुनाव रिजल्ट आएंगे जून में, आप देख लीजिएगा कि जो विपक्ष का जो इस तरह से बात किया जा रहा है वो निश्चित रूप से जो है एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। और ये दीपक झा जी बोल रहे थे कि झूठ कितना बोले हैं मोदी जी, ये बता दीजिए सर। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी देश का एकमात्र रजिस्टर्ड नेता है जो जिसको सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने पर माफी मांगे हुए हैं, टीवी चैनल पर नहीं, और जगह नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में माफी माफीनामा दे करके माफी मांगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा और कोई बात नहीं है। इसीलिए और आप लोग कह रहे हैं कि गरीबी और ये सब का, अरे गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी जी 1977 में नारा दी थी, उसके बाद आप कितना साल राज किए हैं देश पर, और आप क्या गरीबी हटाए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है राजेश जी, आपका पॉइंट आ गया। मत कीजिए, जो हम लोग का तैयारी है निश्चित रूप से बिहार ही सही देने पूरे देश जो उत्साहित है कि एक बार फिर से मोदी जी और इंडिया आपको जो है गठबंधन इंडिया गठबंधन। ठीक है राजेश जी, आपका हाँ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया राजेश जी। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी बहुत संक्षेप में एक राउंड और कर सके, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, हमारे पास समय बहुत कम है। और वो मैं चाहता हूं कि जो तमाम वादे, जो तमाम गारंटियां सभी पार्टियां दे रही है, अगर राजेश जी, दीपक जी आपके साथ शुरू करें, 5 जो गारंटियां देने की बात कही है, 5 गारंटी 25 या 5 वादे 25 गारंटी जो न्याय यात्रा के दौरान जो दिया गया है, मैं जानना चाहूंगा उसके लिए फंड कहां से लाएंगे, कैसे? क्योंकि एक हक जनता का यह भी जानने का है कि कैसे मैनेज करेंगे इसको। देखिए निखिल जी, बात यह है कि वही मैंने कहा कि आपको फंड बताने का कि कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे। अब आप ये बताइए, जो यहाँ पे जेडीयू प्रवक्ता बैठ के झूठ के पुलिंदा लेके बैठे हैं, इनको तो देख के एक कहावत याद आती है, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र, एक कल इधर थे आज इधर है, तो फुटबॉल की तरह है, बिना फैजी का लोटा है, तो मैं इनको ये बोलूंगा। बात है कि आप होते कौन है कि फंड कहां से लाएंगे भाई? अरे ये आपको पता है, चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप कोई योजना जनता के बीच में लाते हैं, और जिसको कहा जाता है कई बार कि इस तरह की स्कीम्स जो लोग लुभावन टाइप के, लेकिन उस पर सुनिए, आयोग ने कहा हम रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन जनता को यह जानने का हक है कि आप लाएंगे तो उसको लागू कैसे करेंगे, फंड कहां से लाएंगे, कैसे उसको वो करेंगे। तो आप हमसे कह रहे हैं कि क्यों बताना आपको चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कभी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी खराब है, इस देश में नहीं बढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं, उसका सरकार के ऊपर कितना आता है। फिर नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए, फिर गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं, डीजल पेट्रोल महंगा। वो सारी चीजें दे रहे हैं सरकार, उसके बावजूद घाटे में नहीं है। आपको पता है 80 लाख करोड़ रुपए का घाटा राज्यों के ऊपर है। अरे श्रीमान जी, आप ये सुनिए, देश के ऊपर जो कर्जा था वो 1,55,000 करोड़ हो चुका है, ठीक है ना। तो अब देश का कर्जा बढ़ गया है, सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, हालात खराब है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ राजेश जी, मैं चाह रहा था, मैं सच बताऊं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं चाह रहा था कि ये चर्चा थोड़ी सार्थक हो, और ये सवाल आपके पक्ष में था, आप बताते कि आप कैसे देंगे, लेकिन दरअसल आपसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है। पिछली बार आपसे गठबंधन ने सवाल पूछा, आप बीजेपी पे हावी हो गए, आपको वक्त दिया जा रहा है, आप बताइए कैसे करेंगे, आपके पास अवसर है ये बताने के लिए। हमारे पास पूरी टीम है, हमारे पास पूरे एक्सपर्ट है, हम बजट लाएंगे, बजट को देश के सामने पेश करेंगे, और आप वहां संसद में आइएगा और देखिएगा कि किस तरीके से देंगे। समझ गए आप? लेकिन कभी दलाली की चाशनी में डूबे हुए दलाली की चाशनी में डूबे हुए की बात मत करिए। आपसे सवाल पूछा गया, दोनों सवालों का जवाब आपने दिया नहीं, दोनों सवालों का जवाब आपने दिया नहीं। 3 लोगों से और भी बात करनी है, वरना एक भी सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि पश्चिम बंगाल में कहां से लड़ेंगे, आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि पंजाब में कहां से लड़ेंगे, आप इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए दीपक जी कि आखिर आप ये कहां से फंड लेकर आएंगे। खाली मुंह जमा खर्च करने से पब्लिक, और यही वजह है कि 2019 में भी आप इसी तरह की न्याय यात्रा का फंड लेकर आए थे, पब्लिक ने नकार दिया था। 72,000 रुपए आप दे रहे थे, 72,000 रुपए गरीबों को दे रहे थे। ये जो है बाकी राजनीतिक दल करें, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी ठीक है, मैं चाहूंगा शत्रुपा के पास जाना। मैडम शत्रुपा, आपको लगता है कि जो भी योजनाएं आए उसके बारे में जानकारी पाना कि कैसे वो लागू होंगी, कहां से उसका फंड आएगा, उसके बारे में जानकारी होना जनता के लिए जरूरी है? वो वोट देकर आपको सराखों पर बैठाती है, उसको जानना चाहिए ये। जी, जनता को तो पूरा हक है, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूं, क्योंकि इन्होंने आपको पार्लियामेंट में न्योता दिया है, तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी गैलरी पे बैठेगा। आपका तो मीडिया का अलग सा जगह है, मैंने सुना है, तो ये न्योता जरूर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी गैलरी पे बैठे रहेंगे। अच्छा, आपका जो प्रश्न है, जो जनता का हक है, जनता का हक है, जनता पूछ सकती है, ये RTI भी लगा हुआ है, हर चीज का जनता का हक है,
और हमने भी, आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं तो हम कोई ऑर्डिनरी स्पोक्स पर्सन, हम लोग ऐसा लेवल पे नहीं कि अमित शाह जी ने खुद बता दिया है कि हमारा कितना, पहले तो एसबीआई पूरा डिक्लेयर कर चुके हैं कि बीजेपी में कितना गया है, कौन सा पार्टी में क्या लाया है। एक जो देखने वाली बात है कि अमित शाह जी ने खुद बोला है कि हाँ हमारा इतना परसेंटेज हमारा आया है, बाकी इतना परसेंटेज रीजनल पार्टी को कहाँ से गया। ठीक है, हमारा जो योजनाएं हैं। और एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके जरिए, क्योंकि आपका ऑडियंस बहुत बड़ा है, कि ये जो बार बार ये हमारे ऊपर, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर जो उंगली उठता है कि हमने सब बेच डाला, ऐसा बेचा कुछ नहीं। वो शायद समझते नहीं है, या तो फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अटेंड नहीं किया, वेबसाइट तो देखा ही। चलिए कोई बात नहीं है, मैं यही कहूंगा हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को, ये सारी बातें आप जनता को समझाएं और वो समझ सके, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यही आप 2019 में आपने समझाने की कोशिश की थी, वो नहीं समझ पाए थे, इसीलिए आपसे सवाल था। बहरहाल आप पर्सनल हो जा रहे हैं आप लोग, ये आपका अपना स्ट्रैटेजी होगा, मेरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शत्रुपा जी, दीपक जी, तारिक जी और राजेश जी इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो ये थी लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की। आपने देखा कि तैयारियों में ज़्यादातर जो राजनीतिक दल है और ख़ासतौर पर विपक्षी दल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो अपनी तैयारियों से ज़्यादा जो दूसरे हैं, ख़ासतौर पर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला बोलने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई महीनों से तैयारी कर रही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सभी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा का स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं समग्र राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। देश के सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। He could have completed within 3 or 4 this thing, so it was easy for people also to get their businesses completed. The infrastructure, everything, it should have helped. But anyway, Modi is Modi. जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है, उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का
बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्होंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है और आज इस अवसर पर जो 7 मई का गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए गोवा सरकार की पूरी तैयारी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। Now the schedule has been announced. 7 phases. Longer the period of campaign and elections always goes to the advantage of the political party in power. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और परिणाम 4 जून को आएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसे जनमत देती है वह तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा गया है। इटावा से जितेंद्र दोहरे और सुल्तानपुर से भीम निषाद को सपा ने टिकट दिया है। वहीं मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया गया है। तो तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं और उनकी किस तरह से चुनाव आगे वो लड़ने की तैयारी में, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनाव की घोषणा से चंद घंटे पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत जारी रहा। पीएम ने तेलंगाना और कर्नाटक की रैली में विपक्ष पर निशाना साधा। उनके भाषण के केंद्र में विपक्ष का परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जहां तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक गुणाभाग में जुट गई हैं, वहीं इसके ऐलान से कुछ घंटे पहले ही पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में भाजपा के पक्ष में जमकर हुंकार भरी। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की पहली रैली को तेलंगाना के नगर कुरनूल में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में तेलंगाना के किसी भी भ्रष्ट नेता को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने विशाल जनसमूह के बीच भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारवादी दलों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का एक साझा इतिहास होता है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त किया कि अनुच्छेद 370 और श्री राम मंदिर के निर्माण की ही तरह सभी वादे पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना चक्की के 2 पाटों के बीच में पिस रहा है। इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के
दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कर्नाटक के कुलबर्गी में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले जनसभा में मौजूद भारी जनसैलाब के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कर्नाटक में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है और जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जनता परेशानियों से त्रस्त है, वहीं कांग्रेस लूट में व्यस्त है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। पीएम मोदी का कलबुर्गी की जनसभा में जाते वक्त लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। पीएम ने उनसे भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अनुज यादव और कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आगे कई खबरें और भी हैं जिनको जानने के लेकर आपके मन में दिलचस्पी होगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और यहां से आपको लिए चलेंगे सीधे लाइव इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं। पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। और इसलिए आज मैं यहां वो बातें भी बताऊंगा जिनको मीडिया उतना आकर्षक नहीं मानता है। उसमें यहां बैठे हुए का दोष नहीं है,
उस पूरी बिरादरी का जिन्हें मीडिया छूना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो सामान्य जन को छूते हैं। अब जैसे एक विषय है स्टार्टअप्स का। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है, यानी एक प्रकार से 90% एरिया ऑफ द कंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों को लगता है स्टार्टअप मतलब बेंगलुरु। 600 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स होना यानी टियर 2 और टियर 3 जो शहर है वहां के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं। छोटे शहरों के युवाओं की इस सफलता ने भारत की स्टार्टअप क्रांति को ड्राइव किया है। और आज देखिए, जिस दल ने कभी स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा तक नहीं की, उसे भी स्टार्टअप्स की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, आप जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार में जिस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। और ये योजना है मुद्रा योजना। हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह जगह गारंटी देनी पड़ती थी, लेकिन मुद्रा योजना ने उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और आंकड़ा भी आपको चौंका देगा। विदाउट गारंटी 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। इनमें से करीब 8 करोड़ मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। ऐसी ही एक और योजना है पीएम स्वनिधि। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्ता और आसान ऋण मिला है, और वो भी विदाउट गारंटी। और इसके पीछे कारण है मेरा जिंदगी का जो तजुर्बा है, इतने सालों में जो भी देखा है, जाना है, समझा है, और मेरा ये विश्वास बन गया है क्योंकि मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। और इसलिए मेरा साहस था कि स्ट्रीट वेंडर्स को विदाउट गारंटी पैसे देने का निर्णय करेंगे।
अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन इनका किया था, स्ट्रीट वेंडर्स का। देश के कोने कोने से हजारों रेहड़ी पटरी ठेले वाले गरीब लोग आए। मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म पर मैं उन रेहड़ी पटरी ठेले वालों की सराहना करूंगा। और आपको याद होगा, रूटीन में हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कोविड के दिन याद कीजिए, इनके बिना जिंदगी कितनी मुसीबत में पड़ गई थी। और मैंने उसी दिन तय किया था कि ये शक्ति शक्ति है, मैं इनके लिए कुछ करूंगा। साथियों, सराहना इसलिए क्योंकि डिजिटल इंडिया को जिस तरह उन्होंने अपनाया है, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा काम हुआ है। जिन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, वो ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बने हुए हैं। विश्व में जो भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है, उसका एक कारण यह है, हमारे यहाँ जो एम्बेसीज है ना, उनके यहाँ उनके देश का कोई मेहमान आता है तो किसी रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ जाके कुछ खरीद करके डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखाते हैं उसको। यानी बहुत बड़ा मार्केटिंग विषय बन गया है ये। हमारे इन लोगों की जो मेहनत मीडिया में हाईलाइट किया जाना जरूरी है। और आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो तो दुरुपयोग मैं इसे ही कर लिया आया हूं आज। साथियों, संभव है यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गांवों में 10, 12, 15 बहनें इकट्ठी होकर के कभी पापड़ बनाना, कुछ आचार बनाना, ऐसा छोटी मोटी कमाई का काम करते हैं, ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे हैं, 1000 ड्रोन। तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव की शोभा बढ़ाई। 4 दिवसीय अपनी तरह का अनोखा आध्यात्मिक समागम रविवार तक जारी रहेगा। यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र में सभी धर्मों को एक मंच पर लाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के विस्तार के बाद सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुल बलूनी, सह प्रभारी संजय मयूख की मौजूदगी में अनुराधा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जयपुर में एक कार्यक्रम में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन सभी नेताओं का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नंदौल विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए है, हमारे समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए है, ये उन्हें राष्ट्र निर्माण में संलग्न करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 महत्वपूर्ण FPO
कृषक उत्पादक संगठन और किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किए। ये हैं ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप, जिसे ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एकीकृत किया गया है, और दूसरा FPO इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप। ONDC के साथ ई नाम मोबाइल ऐप के एकीकरण से ई नाम पर पंजीकृत FPO किसान कृषि प्रसंस्कृत उपज ONDC नेटवर्क वाले खरीदारों के माध्यम से बेच सकते हैं। इससे FPO किसानों को ONDC नेटवर्क के माध्यम से अधिक खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपए के 10 नए जल मार्गों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की साबरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से प्रतिशत फंडिंग मिलेगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई घटना में पीड़ित महिलाओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा के साथ साथ कई और पदों पर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है और 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया गया है। लक्षद्वीप के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लक्षद्वीप के एंड्रॉट और कालपेनी द्वीप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15.3 रुपए की कमी की गई है, जबकि कवरत्ती और मिनिकॉय आइसलैंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5.2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है।